हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे राइट्स ऑफ अ मॉर्गेजी की। तो राइट्स ऑफ मॉर्गेजी जो है ना, इसमें आपका सेक्शन 67 से 73 तक है। और इसमें हमने ना सेक्शन 67, 68, 69 और 69A को हम ना डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सेक्शन 70, 71, 72 एंड 73 के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम पहुंच गए हैं आपका सेक्शन 70 में। तो सेक्शन 70 जो राइट बताता है वो आपका किसका? मॉर्गेजी का जो राइट बताता है वो है राइट ऑफ एक्सेशन। ठीक है ना, इंक्रीज मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए, इस सेक्शन 70 में इन्होंने क्या मेंशन किया है? सेक्शन 70 में उन्होंने मेंशन किया है कि इन एनी केस इफ़ एनी एक्सेशन इज़ मेड टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी आफ्टर द डेट ऑफ मॉर्गेज, कि अगर मान लीजिए मॉर्गेज की डेट के बाद अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी में कोई एक्सेशन होता है, मतलब कोई एडिशन होता है, तो मॉर्गेजी जो होगा एंटाइटल्ड होगा उस एक्सेशन के लिए। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी। फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी। उसको दोबारा बता देती हूँ कि ये सेक्शन 70 जो है वो कहता है कि अगर मान लीजिए मॉर्गेज डेट के बाद में, डेट ऑफ मॉर्गेज के बाद में अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई एडिशन होता है, तो आपका जो मॉर्गेजी है वो आपका एंटाइटल होगा उस एक्सेशन के लिए। ठीक है, उस एक्सेशन या उस एडिशन के लिए। ओके। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रारी। ये देखिए आपको कई जगह मिल जाएगा देखने के लिए कि किस 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 कंडीशन में, कि इसके रिगार्डिंग ना, मतलब इस कंडीशन के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके कॉन्ट्रारी में ना हो। ठीक है ना, मतलब आपका जो मॉर्गेज डीड है उसके मॉर्गेज डीड में इसके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। इसमें कुछ इल्यूस्ट्रेशन दे रखी है जिसकी हेल्प से आप इस सेक्शन को समझ सकते हैं। तो ये देखिए, पहली इल्यूस्ट्रेशन क्या है कि ए जो है वो मॉर्गेज करता है बी को कोई सर्टेन फील्ड्स, ठीक है, बॉर्डरिंग ऑन अ रिवर। मतलब ये जो फील्ड है ए जो है, इसने ए ने कोई प्रॉपर्टी, कोई आपकी फील्ड मतलब कोई लैंड जो है वो किसको दिया है? बी को मॉर्गेज किया है। और ये जो बी है ना, इसके पास जो लैंड है जो मॉर्गेज किया गया है, इसके मतलब किनारे पे क्या है, या कह सकते हैं हम इसकी बॉर्डर पे कोई आपकी रिवर है। अब क्या है कि द फील्ड इज़ इंक्रीज्ड बाय एलुवियन। तो ये जो फील्ड है ना, इसमें एलुवियन सॉइल जो है इससे इसका इंक्रीज़ हो गया इस रिवर की वजह से। ठीक है। तो इस केस में जो बी होगा ना वो एंटाइटल्ड होगा। बी जो है वो आपका एंटाइटल्ड होगा किस चीज़ के लिए? इस तरीके के एक्सेशन के लिए। देखिए ये ना नेचुरल एक्सेशन बता रहा है। ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, नहीं, ये आपका क्या नेचुरल है, ये कोई मैन मेड नहीं है। मतलब इसमें किसी और के एफर्ट्स या मॉर्गेजर के एफर्ट्स नहीं लगे हैं, तो इसलिए बी आपका एंटाइटल्ड होगा। अगर मॉर्गेजर के एफर्ट लगे होते, ठीक है ना, मॉर्गेजर के एफर्ट लगे होते हैं तो क्या, और मॉर्गेजी जो है वो उसको अपने पास में रखना चाहता, तो इस केस में कुछ आपकी कंडीशन कुछ और हो जाती। पर यहाँ पर क्या है, ये जो एक्सेशन हुआ ये नेचुरल एक्सेशन है, तो इसलिए आपका जो मॉर्गेजर जो है ना वो क्या होगा, मॉर्गेजी जो होगा वो आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, इसके लिए मतलब इस इंक्रीज जो आपका इंक्रीज एक्सेशन जो है ना उस फील्ड का, उसके लिए आपका क्या होगा, उसके पास में राइट होगा कि वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसको अपने पास रख सके। फाइन। दूसरा क्या है कि ए मॉर्गेजेस अ सर्टेन प्लॉट ऑफ बिल्डिंग लैंड टू बी एंड आफ्टरवर्ड्स इरेक्ट्स अ हाउस ऑन द प्लॉट। तो ए जो है, ए ने क्या है, कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपका बी को मॉर्गेज की, और बाद में उसी प्रॉपर्टी में ए ने क्या बना दिया, कोई घर, कोई बिल्डिंग बना दी। जैसे आपका ये ए है, ए ने मान लीजिए ये कोई आपकी प्रॉपर्टी जो है ये बी को दे दी, और बाद में इसमें है ना एक बिल्डिंग या कोई भी आपका घर बना दिया। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ना, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो बी है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बी जो होगा वो एंटाइटल्ड होगा। ठीक है ना, एंटाइटल्ड होगा इस घर के लिए भी, और साथ ही साथ में आपका ये जो प्लॉट है इसके लिए भी। ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, इफ़ द मॉर्गेजर बिल्ड्स अ बिल्डिंग ऑन अ लैंड that has been mortgaged, the mortgagee can retain the building as security for the loan। तो यही बात इसको कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि मॉर्गेजर जो है वो आपको कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के बाद में मान लीजिए उसमें कोई बिल्डिंग खड़ी कर देता है, तो मॉर्गेजी जो है वो उस मॉर्गेजी जो है उसका ना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसका राइट बनता है उस बिल्डिंग पर भी और उस प्लॉट पर भी। फाइन। अब हम बात करते हैं राइट टू रिन्यूअल ऑफ लीज।
तो ये सेक्शन 71 है। सेक्शन 71 क्या कहता है कि जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो आपकी लीज़ है, ठीक है ना, क्या है वो लीज़ है, सर ये 1 इसमें से हट जाएगा, ठीक है ना, लीज प्रॉपर्टी है एंड द मॉर्गेजर ऑब्टेन्स अ रिन्यूअल और लीज, और मॉर्गेजर जो है ना उसको रिन्यूअल और लीज मिल जाता है। क्या बताया मैंने आपको, ये मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, कैसी है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है ना, और ये प्रॉपर्टी जो है लीज पे है, कैसी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, और मॉर्गेजर को ना मॉर्गेज करने के बाद में इसमें लीज का रिन्यूअल मिल जाता है। तो मॉर्गेजी जो है ना वो इस रिन्यूअल ऑफ लीज जो है ना, न्यू लीज के लिए क्या होगा, उसके पास में राइट होगा कि वो इस न्यू लीज का फ़ायदा उठा सके। ओके, कब तक, जब तक कि जो इसके अगेंस्ट या इसके कंट्रारी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक मॉर्गेजर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम ना करे तब तक वो इस लीज का फ़ायदा उठा सकता है। तो इसी में मैंने आपको दूसरी बात भी क्या लिखी है इसी सेक्शन को मेंशन करते हुए कि एज पर सेक्शन 71 इफ़ द मॉर्गेजर ऑब्टेन्स अ रिन्यूअल ऑफ द लीज सिंस द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज़ अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी then the mortgagee has entitled to take benefits of the new lease as the property is still in the possession and the mortgagor has not redeemed it yet। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दिया गया है सेक्शन 71 में। क्या लिखा गया है कि अगर मॉर्गेजर जो है वो आपका लीज़ का रिन्यूअल ले लेता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी में, जो कि एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मॉर्गेजी जो है वो आपका एंटाइटल्ड हो जाएगा उस लीज़ के बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है, न्यू लीज़ के बेनिफिट लेने के लिए। कब तक, जब तक कि मॉर्गेजर जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं किया है। फाइन, अब बात करते हैं सेक्शन 72 जो कि बात करता है राइट्स ऑफ मॉर्गेजी इन पोजेशन, कि जब मॉर्गेजी जो है वो आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के पोजेशन में होता है तो उसके क्या क्या आपके राइट्स होते हैं उसके बारे में सेक्शन 72 कहता है। देखिए इसमें आपका, इसमें जो उन्होंने क्लॉज ए दे रखा था ना कि जो एक मॉर्गेजी जो है वो स्पेंड कर सकता है मनी में, ठीक है ना, स्पेंड कर सकता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए कुछ मनी को खर्च कर सकता है जब वो नेसेसरी है, ठीक है ना, पर कौन कौन सी कंडीशन में खर्च कर सकता है वो इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें जो कंडीशन 1 थी उसको हटा दिया गया है। अब कंडीशन 2 क्या है कि फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए, किस चीज़ से प्रिजर्वेशन, किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन, फॉरफिट और सेल से, ठीक है ना, किसी भी तरीके के सेल, फॉरफिट और डिस्ट्रक्शन से उसे प्रिजर्व करने के लिए मॉर्गेज मनी पे, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उस पर कुछ अमाउंट खर्च कर सकता है, स्पेंड कर सकता है। दूसरा, फॉर सपोर्टिंग द मॉर्गेजर्स टाइटल टू द प्रॉपर्टी, मतलब मॉर्गेजर का जो टाइटल है उसको सपोर्ट कर, प्रॉपर्टी पे जो उसका टाइटल है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, फॉर मेकिंग हिज ओन टाइटल देयर टू गुड अगेंस्ट द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर मतलब मॉर्गेजर के टाइटल को सपोर्ट करने के लिए भी और अपने टाइटल को अच्छा करने के लिए, मतलब जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे उसका टाइटल है ना उसको अच्छा करने के लिए भी मॉर्गेज, जो मॉर्गेजी जो है ना अगेंस्ट मॉर्गेजी, ठीक है ना, उसके लिए भी वो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज व्हेन अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज़ अ रिन्यूअल लीज होल्ड फॉर द रिन्यूअल ऑफ लीज, मतलब वो ना लीज़ के रिन्यूअल के लिए भी अगर प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसके ना लीज़ के रिन्यूअल के लिए भी वो पैसे खर्च कर सकता है। फाइन, एंड मे इन द एब्सेंस of a contract to the contrary add such money to the principal money at the rate of interest payable on the principal, ठीक है, principal and where no such rate is fixed at the rate of 9% per annum। तो ये क्या कहता है कि इसके अगेंस्ट में ये जो है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रारी नहीं होना चाहिए, मतलब इसके कॉन्ट्रारी में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका मॉर्गेज डीड में नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि ये जो है ना जो भी मनी उसने खर्च किया है वो उसको ऐड कर सकता है प्रिंसिपल मनी, और उसका जो भी इंटरेस्ट है ना उसके साथ में वो ऐड कर सकता है। और इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, अगर कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं किया गया है तो वो आपका 9% पर एनम रहेगा। फाइन, प्रोवाइडेड दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी बाय द मॉर्गेजी अंडर क्लॉज बी एंड सी शेल नॉट बी डीम्ड टू बी नेसेसरी अनलेस द मॉर्गेजर हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन एंड हैज़ फेल्ड टू टेक प्रॉपर एंड टाइमली स्टेप्स टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी और टू सपोर्ट द टाइटल। तो ये क्या कहता है कि जो भी आपका क्लॉज बी और क्लॉज सी में, क्लॉज बी और क्लॉज सी के तहत, ठीक है ना, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ मनी मतलब कोई भी पैसे खर्च करता है आपका मॉर्गेजी, ठीक है ना, वो तब तक आपका मॉर्गेजर उसके लिए तब तक लायबल नहीं होगा अगर मान लीजिए मॉर्गेजर को बुलाया गया, ठीक है ना, मॉर्गेजर को बुलाया गया और
कि भाई ये प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम आ रही है और इसकी टेक केयर करने के लिए आपको नेसेसरी स्टेप लेने हैं, और मॉर्गेजर फेल हो जाता है, मॉर्गेजर फेल्ड हो जाता है उस नेसेसरी स्टेप्स को लेने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए। तो उस कंडीशन में अगर मॉर्गेजी पैसे खर्च करता है, अगर मॉर्गेजी पैसे खर्च करता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए, उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए, तो आपका मॉर्गेजी जो है उस अमाउंट को जो भी उसने खर्चा किया है ना उसको क्लेम कर सकता है। पर मान लीजिए जैसे इसमें आपकी कंडीशन बी और सी कह रहा है ना, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि जो मॉर्गेजर है, ठीक है ना, वो प्रॉपर स्टेप ले लेता है, मॉर्गेजर को बुलाया गया, ठीक है, कि उसको भाई ये प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्ट्रक्शन फॉरफिटर है सेल से बचाना, उसको प्रिजर्व करना है ना, या फिर उसको क्या बोलते हैं मॉर्गेजर के टाइटल को सपोर्ट करने के लिए या उसके टाइटल को सही रखने के लिए अगर कोई नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। अब मॉर्गेजर आ जाता है ऐसे कहने पे, और मॉर्गेजर जो है सारे नेसेसरी स्टेप ले लेता है, ठीक है ना, तो आपका मॉर्गेजी किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए क्लेम नहीं कर सकता। पर अगर मतलब वो नहीं आता है तो, और ये सारे एक्सपेंडिचर जो है वो कौन कर रहा है, मॉर्गेजी कर रहा है, तो वो इस एक्सपेंडिचर के लिए क्लेम कर सकता है। फाइन। Where the property is by its nature insurable, the mortgagee may also insure and keep insured against loss or damage by fire the whole or any part of such property in the absence of a contract to the contrary। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योरेबल नेचर की है, मतलब उसका इंश्योरेंस किया जा सकता है, तो मॉर्गेजी जो है उसके पास में राइट होता है कि वो उसको इंश्योर कर सके ताकि किसी भी तरीके का लॉस या डैमेज ना हो, चाहे वो किसी तरीके की आग है या किसी भी तरीके की किसी भी और चीज़ है ना, उसके ज़रिए आपका प्रॉपर्टी में, मॉर्गेज प्रॉपर्टी में कोई लॉस या डैमेज ना हो सके। पर ये ध्यान रखना है कि इसके एब्सेंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी इंश्योरेबल नेचर की है तो मॉर्गेजी उसका इंश्योरेंस करा सकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम वो पे करेगा ना, जो भी प्रीमियम, ये खिसक जा रहा है बार बार, जो भी प्रीमियम वो पे करेगा ना, उस प्रीमियम को, उस इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट को भी वो ऐड करके क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में मॉर्गेजर से। ओके, ये हो गया आपका। ये हो गया आपका सेक्शन 72 हो गया ना, सेक्शन 72 बात कर लिया हमने, यस, सेक्शन 72 डिस्कस कर लिया। देखिए बाकी इसमें ना मैंने उसका बेरेट का कॉपी किया है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 73 जो आपको बात करता है राइट टू प्रोसीड ऑफ रेवेन्यू सेल और कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन। तो ये क्या कहता है कि इन केस मॉर्गेजर जो है ना, वो आपका जो प्रॉपर्टी जो है ना, मॉर्गेजर जो है फेल हो जाता है टू पे एरियर्स ऑफ द रेवेन्यू और अदर चार्जेस और रेंट ड्यू ऑन मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी में कोई आपका क्या बोलते हैं रेंट ड्यू है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं एरियर्स के रेवेन्यू ड्यू हैं, है ना, या कोई भी अदर चार्जेस ड्यू हैं और उनको मॉर्गेजर फेल हो जाता है, उनको पे नहीं कर पाता है, ठीक है, और तो इस केस में आपका जो होगा ना, मॉर्गेजी होगा एंटाइटल्ड होगा पेमेंट क्लेम करने के लिए, ठीक है ना, और पेमेंट क्लेम करने के लिए आपका एंटाइटल होगा अगर वो इस तरीके का कोई भी पेमेंट करता है इन रिगार्ड ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो ये हमारा सेक्शन 73 भी कंप्लीट हो गया है। अब ये जो देखिए एज़ पर बेयर एक्ट, मैंने इसमें बेयर एक्ट का कॉपी किया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो आपका बेयर एक्ट के हिसाब से इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन 73 भी कंप्लीट हो गया है। कोशिश करूँगी मैं बेयर एक्ट का भी जो पोर्शन है 73 या कोई भी और सेक्शन से रिलेटेड उसको अलग से एक्सप्लेन कर सकूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं फिर। और ये कुछ अदर राइट्स हैं जो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ कि राइट टू रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब जो भी एक्सपेंस वो खर्च करता है, ठीक है ना, जो भी एक्सपेंस करता है प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, अगर वो ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं तो उनके लिए रीएम्बर्समेंट के लिए वो क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टी जो है सेकेंड है प्रॉपर्टी, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है और वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, तो जो भी रेंट्स वगैरह का जो बेनिफिट है उसका राइट भी किसका बन जाता है, आपका मॉर्गेजी का बन जाता है। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेक्टिव है तो उसके लिए भी वो क्या कर सकता है, इंडेमनीफाई हो सकता है मॉर्गेजर के ज़रिए, मतलब हम कह सकते हैं कंपनसेशन के को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है
अगर वो कोई भी आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड पब्लिक चार्जेस या टैक्सेस वगैरह जो हैं उनका पेमेंट करता है, ठीक है, तो वो उसको भी क्लेम कर सकता है, उसके रिगार्डिंग भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मॉर्गेज आपका जो मॉर्गेज ही है उसके राइट्स का कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक में हुआ, सॉरी फॉर दैट कि दो वीडियो मुझे बनाने पड़े, पर आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगी और थोड़ा धीरे से समझाने की, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन